नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आर्मी के पेंशन और रिटायरमेंट एज से संबंधित रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में। ये प्लान एज अ प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने पिछले साल 2020 में बनाया था और इसको अक्टूबर नवंबर में काफी इसको लेकर चर्चा भी हुई थी। थोड़ा सा बैकलैश भी आया था रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा, सर्विंग ऑफिसर्स के द्वारा भी, हालांकि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते ड्यू टू द सर्विस लॉज एंड एग्रीमेंट्स। लेकिन ये जो प्लान है ये क्या है और डीएमए इस तरह का प्लान क्यों लेकर आना चाह रहा है, इसके पीछे के रीजंस हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अभी ये मुद्दा फिर से चर्चा में था क्योंकि डिफेंस पैनल की जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा फिर से उठाया था क्योंकि ये वन रैंक वन पेंशन से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ही जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि हम चर्चा करेंगे डीएमए की, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की, तो आपको मुझे यह आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो यहां पर चार ऑप्शन है आपके सामने। इट एम्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डीएमए का लक्ष्य क्या है कि देश की जो सेनाएं हैं और मंत्रालय है, इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन, एक ब्रिज का काम करे। कंसिस्ट ऑफ बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल और मिलिट्री दोनों ऑफिसर्स यहां काम करते हैं। हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी। और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2020 को यह शुरू किया गया था। तो इसका जवाब आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में, लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें, उससे मुझे आपकी तैयारी का लेवल भी पता चलता है। चाहे जवाब गलत हो उससे मत घबराओ, लेकिन जवाब जरूर दो। अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लेक्चर्स आपको यहां पर स्पेशल क्लासेस के रूप में फ्री में मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा, जैसे कि लाइव टेस्ट और क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू एनी एजुकेटर, एनी नंबर ऑफ क्लासेस, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के लिए आपको एक कोर्स परचेस करना होगा। तो यहां पर ना केवल आईएएस बल्कि अन्य सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोर्सेज उपलब्ध हैं और इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है, आपको ये प्राइस पे करनी है यूजिंग द कोड महिपाल। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 50,000 रुपीज का नहीं बल्कि 44,000 रुपीज का पड़ेगा अगर अगेन आप यूज करते हैं कूपन कोड महिपाल। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, इसमें आपको पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा। तो प्लस क्लासेस में जो लाइव क्लासेस का बेनिफिट है, उसके उपरांत आइकॉनिक में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटर मिलेगा जो आपको डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे, आपको गाइड करेंगे और साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे ऑन अ पर्सनलाइज्ड बेसिस। तो यहां पर जो ये प्राइसेस हैं, इन पर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको अनअकैडमी पर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप बंडल्ड कोर्सेज साथ में लेंगे तो आपको कुछ प्राइस का बेनिफिट यहां पर मिलता है। अगेन दीज आर नॉट द प्राइसेस दैट यू हैव टू पे, बट आफ्टर अप्लाइंग महिपाल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। 19 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस, जो पार्लियामेंट में एक कमिटी होती है, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था, सरकार से पूछा था कि वन रैंक वन पेंशन का जो रिव्यू है उस पर सरकार कहां तक पहुंची है। तो बेसिकली जो ये कंट्रोवर्सी पिछले 2-3 महीने पहले आई थी, अक्टूबर नवंबर की बात है, वो फिर से अब उठकर सामने आ रही है क्योंकि ये प्रपोजल्स 2020 से पेंडिंग है। जून 2020 के समय से ये पेंडिंग है और अब इन पर सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी, इसको लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक्चुअली जून 2020 में क्या हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमिटी बनाई थी कि आर्मी में जो पेंशन्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी जब मैं मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार तो उसमें आप मान के चलो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी शामिल है। तो आर्म्ड फोर्सेस की जो पेंशन्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि इस पर क्या निर्णय लिया है सरकार ने, ये अभी तक सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन वो प्रपोजल जो है वो लीक हो गया था अक्टूबर में और इट वाज डूइंग द राउंड्स ऑफ सोशल मीडिया एट दैट टाइम। तो उसके बाद से ये काफी चर्चा में है। तो जो प्रपोजल था वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने प्रिपेयर किया है, इसीलिए मैंने आपको डीएमए पर सवाल भी पूछा था। तो डीएमए जो है उसने दो चीजों के बारे में बड़े बदलाव सजेस्ट किए हैं। पहला, इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स की जो अभी की रिटायरमेंट उम्र है उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा, पेंशन को थोड़ा सा कट डाउन किया जाए उन लोगों के लिए जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट पीएमआर के लिए ऑप्ट करते हैं। प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आपका सर्विस जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, उसको खत्म होने से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी पेंशन्स कम होंगी। कितनी कम होंगी आपको मैं बताता हूं। तो अभी देखो, सबसे जो मेजर बदलाव है वो एज में है फॉर कर्नल्स। तो आई एम श्योर आपको आर्मी में रैंक्स क्या होती हैं मालूम होगी, अगर नहीं मालूम तो उस पर किसी दिन एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक अलग वीडियो की आवश्यकता है, इन केस यू रिक्वायर इट आई विल मेक इट। तो कर्नल्स की जो एज है अभी, एग्जिस्टिंग मिनिमम एज फॉर पेंशन, यानी इतने साल के आप होगे तभी आपको पेंशन मिलेगी, वो है 54।
लेकिन अब इस नए प्रपोजल में ये उम्र बढ़ाकर 57 कर दी गई है, यानी 3 साल की एक्स्ट्रा सर्विस। ब्रिगेडियर्स के लिए 56 से बढ़ाकर 58 और मेजर जनरल्स के लिए 58 से 59। फिर जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है एक आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल के उसके ऊपर होते हैं जनरल, उनके लिए कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये इतना कोई ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा। देयर आर हार्डली 85 और 90 पीपल एट द लेफ्टिनेंट जनरल लेवल। तो यहाँ तो केवल 80-90 लोग होते हैं। मेजर जनरल में लगभग 200-250 के बीच में मेजर जनरल्स होते हैं। ओके, तो ये हायरार्की रहती है आर्मी की। मेजर जो चेंज आएगा वो कर्नल लेवल पे आएगा, क्योंकि ये पिरामिड में थोड़ा नीचे वाला स्टेज आ गया ना, तो यहाँ पे कर्नल लेवल पे कई सारे अधिकारी होते हैं। ये एक मिडिल लेवल है आर्मी में, कर्नल लेवल। उसके अलावा एज ऑफ रिटायरमेंट जेसीओस के लिए भी कम करी जाएगी। जेसीओ कौन होते हैं? जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। तो बेसिकली जो जवान होते हैं, देखो 2 कैटेगरीज हैं आर्मी में रिक्रूटमेंट की, एक ऑफिसर और एक जवान। तो जवान में भी जो सीनियर हो जाते हैं वो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। तो जेसीओस जो हैं और अदर रैंक्स के अंदर भी जो स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल, मेडिकल ब्रांचेस, इनमें भी ये उम्र बढ़ाकर 57 कर दी जाएगी। बेसिकली वो इस तरह की ब्रांचेस जो मेनली सपोर्ट का काम करती हैं, यानी कि जो डायरेक्टली इन्फेंट्री जैसी फाइटिंग फोर्सेस नहीं है, जिनमें ज्यादा टेक्निकल काम है, उनमें रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 57 करने का भी इसमें प्रपोजल में कहा गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो ईएमई कोर है वो भी शामिल है, आर्मी सर्विस कोर, एएससी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, एओसी, ये सभी शामिल है। ये सब बेसिकली फौज को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, लॉजिस्टिक्स हो, इस तरह का। अभी जेसीओज और अदर रैंक्स में रिटायरमेंट कब होता है? 17 साल की सर्विस के बाद। तो आपने कई बार ये सुना होगा कि लड़का 18 की उम्र में फौजी बन गया था, 35 पे तो रिटायर होकर घर आ गया। तो वो बेसिकली 17 ईयर्स जो है वो अदर रैंक्स के अंदर, यानी कि जो जवान होते हैं उनमें 17 साल की मिनिमम सर्विस के बाद रिटायरमेंट हो सकता है। अब मैं बात करता हूं आर्मी की हायरार्की के बारे में थोड़ा सा। इसको आपको समझना जरूरी है। मैंने आपसे रैंक्स के बारे में बात करी थी, लेकिन मैं यहां पर आपको रैंक दिखा देता हूं। तो देखो, इंडियन मिलिट्री आर्मी की हम बात कर रहे हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाईएस्ट पोजीशन होती है जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। तो जो एग्जाम्स आप देते हैं जैसे कि सीडीएस, उसमें एंट्री कहां से होती है? लेफ्टिनेंट लेवल पर। तो अगर आप ओटीए या आईएमए एकेडमी जाते हैं तो लेफ्टिनेंट लेवल पर एंट्री होती है। उसके नीचे सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार, ये सब जेसीओज वाली रैंक है। जेसीओ की हायरार्की है, ठीक है। जवान प्रमोट होकर इस पोजीशन पर पहुंचते हैं। तो लेफ्टिनेंट जो है, यहां से ऑफिसर रैंक शुरू होती है। तो देखो, प्रमोशन का जब टाइम आता है ना, तो आर्मी क्या है कि एक पिरामिड की तरह है। सबसे ज्यादा आर्मी में क्या होंगे? लेफ्टिनेंट, फिर उसके बाद क्या होंगे? कैप्टन, फिर उसके बाद क्या होगा? मेजर, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। इस तरह से हायरार्की चलती है, यानी कि जो भी यहां पर लेफ्टिनेंट है वो कर्नल लेवल तक नहीं जाएगा। कर्नल लेवल तक आते आते छटनी हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप कि अगर 100 ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट लेवल पर, तो कर्नल आते आते 10 या 20 बचेंगे। अब वो एग्जैक्ट मैं आपको नंबर नहीं बता रहा हूं, एक बस आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल तक मोर और लेस कैरियर प्रोग्रेशन गारंटीड होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद प्रमोशंस काफी मुश्किल होते हैं, नंबर्स भी कम होते हैं प्रमोशन के। फिर उसके बाद जो सबसे बेस्ट करता है उसी को प्रमोट किया जाता है, मोर और लेस, ठीक है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो अच्छा करता है उसको केवल प्रमोट किया जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं, तो इनका क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति जो 30-32 की उम्र पे लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया है, मान लो 34 की एज पे, तो क्या वो 54 की उम्र तक लेफ्टिनेंट कर्नल रहेगा और वो देखेगा कि मेरे साथ वाले जो है मुझसे सीनियर बन गए, मेरे बॉस बन गए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आर्मी में क्या होता है कि 20 साल का ऑप्शन दिया जाता है कि आप 20 साल अगर सर्विस कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप रहेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, लेकिन मान लो 44 की एज तक आप लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, देन यू कैन रिटायर, है ना। तो ये सिस्टम आर्मी में रहा है हमेशा से, ताकि एक तो इसका एक ये भी फायदा है कि आर्मी यंग रहती है, यंग ऑफिसर्स नीचे से ऊपर बढ़ते रहते हैं, तो उससे ओवरऑल जो फोर्स की एज है वो कम रहती है। तो अभी तक क्या होता है कि आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए जा सकते हैं अगर आपने 20 साल आर्मी को दे दिए हैं, और आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप 20 साल से पहले रिटायर होते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलती है। दिस वॉज द रूल। लेकिन और पेंशन कितनी होती थी? जो भी आपकी लास्ट सैलरी है उसका 50%। मान लो कि अगर 44 की एज पे आप रिटायर हो रहे हो, 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 50,000 रुपए की पेंशन आपकी उसी दिन से चालू हो जाएगी। ये अभी तक का रूल था। लेकिन अब इस नए प्रपोजल में क्या कहा गया है कि 20 ईयर की कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। बढ़ाकर कितना कि अगर कोई 20 से 25 साल की सर्विस देता है तो उसको 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट मिलेगा, यानी कि 50,000 रुपए नहीं, 25,000 रुपए, 50% ऑफ द एंटाइटल्ड पेंशन। यानी कि अगर आपने 25 साल की नौकरी करी है, 20 से 25 साल, तो आपको 50% पेंशन मिलेगी जो अभी मिलती है उसका। फिर अगर 26 से 30 साल की आपने सर्विस दे दी तो 60% ऑफ दैट 50,000 अमाउंट आ गया। एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपए अगर सैलरी मान रहे हो लास्ट ड्रॉन, और अगर 30 से 35 साल की आपने सर्विस दी तो 75% उस पेंशन अमाउंट का, और अगर पूरे 35 साल से भी ज्यादा आपने सर्विस दी है तब जाकर आपको फुल पेंशन मिलेगी। यानी कि 1 लाख की सैलरी पर रिटायर हो रहे हो तो 50,000 रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये बदलाव इसके अंदर प्रपोज किए गए हैं।
यहां पर एक पॉइंट नोट करने लायक ये है कि अगर किसी जवान या ऑफिसर की मृत्यु लड़ाई में या फिर कोई भी आर्मी ऑपरेशंस में हो जाती है, बेसिकली बैटल कैजुअलिटी है, तो फिर पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब ये जो प्रपोजल्स हैं, अगर ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो ये तीनों सर्विसेज के लिए होंगे। मैं अभी तक आपको एग्जांपल केवल आर्मी का दे रहा था, लेकिन ये तीनों के लिए होंगे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों के लिए। तो अक्टूबर 2020 में ये प्रपोजल मीडिया में लीक हो गया था, सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हुआ था, इसका काफी बैकलैश भी आया था सरकार को, और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार अभी इसको ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है। और ये भी क्लियर नहीं है कि क्या ये उन लोगों को अप्लाई होगा जो ऑलरेडी अभी सर्विस में है, या फिर ये मान लो 2024 से शुरू करा जाता है कि अब 2024 ऑनवर्ड जो भी नए ऑफिसर्स भर्ती होंगे उन पर ये लागू होगा। इसके बारे में भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस प्रपोजल के पीछे नीड क्या है? आखिर सरकार को आर्मी के साथ, पेंशन्स के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत आन पड़ी, जबकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है? तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार का या डिफेंस बजट का जो पार्ट है पेंशन्स का, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने ये देखा था, उन्होंने अपना एक इंटरनल रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, उसमें कहा कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो हाईली स्किल्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्मी में सबका काम ये होता है कि बंदूक पकड़ो और गोली चलाओ, जी नहीं, ऐसे फौज नहीं चलती है दुनिया की कोई भी। बहुत सारी स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं। सम पीपल आर इंजीनियर्स, सम पीपल आर हेलीकॉप्टर इंजीनियर्स, कोई एयरफोर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेन का इंजीनियर होगा। तो बेसिकली बहुत सारे स्किल्ड जॉब्स जो होते हैं, उन लोगों में एट्रिशन रेट काफी ज्यादा था। यानी कि मान लो कि कोई बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर है, तो वो अगर 40 की एज पर छोड़ के जाता है एयरफोर्स को या आर्मी को, तो वो आर्मी का लॉस है। इतने साल उनको ट्रेन किया गया, इतना अच्छा उनको प्रिपेयर किया गया, और अब वो 40-42 पर जब ऑप्शन मिल जाता है कि 20 साल हो गए, अब आप सर्विस छोड़ सकते हैं, आपको रिटायर, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, तब वो रिटायर हो जाते हैं, देन दे गो एंड वर्क फॉर प्राइवेट सेक्टर मोस्टली। तो ये जो हाईली स्किल्ड मैन पावर का जो लॉस है, ये सर्विसेज को बहुत चुभ रहा है, इसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है सर्विसेज को। दूसरा रीजन, जो सबसे मेजर रीजन है, वो ये वाला है कि डिफेंस पेंशन बिल बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, जब ये प्रपोजल बना था तो 2020 के बजट के अनुसार बना था, तो उस समय बजट कितना था डिफेंस का? 3.375 लाख करोड़ रुपीस। तो ये एक मार्जिनल इंक्रीज थी 2019 के बजट के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर जो पेंशन बजट है वो बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो गया था पेंशन का बजट। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक फैक्ट है या फिगर है आर्मी के लिए या हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। इस वक्त 26 लाख आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स हैं या फिर उनकी फैमिली पेंशनर्स हैं, और 55,000 पेंशनर्स हर साल ऐड हो जाते हैं बाय द डिफेंस मिनिस्ट्रीज डेटा। 7th पे कमीशन और 1 रैंक 1 पेंशन वाला प्रपोजल लागू होने के बाद से डिफेंस पेंशन बजट और ज्यादा बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट 29% डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बजट है वो अब पेंशन में जा रहा है, और ये जीडीपी का 0.6% है। जस्ट इमेजिन, 0.6% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ इंडिया। अगर आप 2020 के बजट को भी देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, पेंशन्स हैं, ये सभी बड़े बड़े चंक हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के। तो सरकार इनको थोड़ा सा कट डाउन करना चाहती है। ये जो पेंशन वाला पार्ट है, सरकार इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके इसको थोड़ा सा कम करना चाहती है। तो नवंबर 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया था कि हम 10,795 ऑलमोस्ट 10,800 करोड़ रुपए दे चुके हैं डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स को अंडर द 1 रैंक 1 पेंशन प्रोग्राम, जो 2015 में अप्रूव हुआ था, 16 में अप्रूव हुआ था उसके तहत। और ईयरली रेकरिंग एक्सपेंडिचर ओरोप का क्या है? 7,000 करोड़ रुपए। इतना एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो पिछले 6 सालों में जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है 1 रैंक 1 पेंशन पे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 43,000 करोड़ रुपीस। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। और 1 फरवरी 2021 को जो हमारा लेटेस्ट बजट आया था, उसमें ये देखा गया कि पेंशन्स में थोड़ा सा कट डाउन हुआ है। एलोकेशन जो है पेंशन का, उसमें एक कट देखा गया था। उसके पीछे रीजन ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जितने भी 1 रैंक 1 पेंशन के पे आउट्स थे वो हमने कर दिए हैं। तो अब इसीलिए यहां पर ये आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने एरियर्स थे, जितना पुराना पेमेंट करना था, वो पिछले 6 साल में सरकार कर चुकी है। तो अब सरकार की क्या पोजीशन है? तो देखो, इस प्रपोजल पर सरकार अभी बैठी है इसको ठंडे बस्ते में डालकर। और अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हम अभी इसमें लूप होल्स हैं उसको कुछ फिक्स कर रहे हैं, और एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस इशू के अंदर देखेगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, और फिर फाइनली जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब सरकार इस पर अपना ऑफिशियल स्टांस घोषित करेगी। ठीक है, ये ओवरऑल सरकार का कहना है। लेकिन अक्टूबर के महीने में जब से ये प्रपोजल्स सोशल मीडिया में या फिर न्यूज में लीक हुए हैं, तब से आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो इससे काफी नाराज हैं, काफी खफा है, क्योंकि अब उनके लिए एक तरह से ये हो गया है कि अब आपको पेंशन चाहिए तो 35 साल की आपको पूरी सर्विस देनी है। तो आपको लगता है कि सब 35 साल सर्विस देना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में सभी लोग नहीं चाहते कि हम 35 साल तक सर्विस दें, क्योंकि देखो, सबका प्रमोशन नहीं होता है। अगर किसी का प्रमोशन नहीं है तो वो क्यों 20-25 साल एक ही पोजीशन पर अटका रहेगा? ही और शी कुड हैव अ करियर आउटसाइड द आर्मी एज वेल।
तो आर्मी ऑफिसर्स का ये कहना है कि ये 35 साल वाला जो आपने क्राइटेरिया किया है फुल पेंशन के लिए, ये गलत है। अभी तक 20 साल का क्राइटेरिया था जिससे लोग काफी खुश थे, 20 साल पूरी अपनी सर्विस देके, तन मन धन अपना देश की सेवा में देके, फिर उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं अपनी जॉब करते थे या खुद का बिजनेस सेटअप करते थे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर्मी ऑफिसर्स डू आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये जो 20 साल का मैंडेटरी सर्विस बॉन्ड था, ये ओके था अभी तक, और इसके बाद ठीक ठाक पेंशन भी मिल जाती है। जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका आधा आपको एज अ पेंशन मिलता रहेगा। यानी कि मान लो अगर आप 1.5 लाख की या 1.25 लाख की सैलरी पर भी रिटायर हुए हो तो आपको 65-70 हज़ार रुपए की पेंशन मिल रही है, जिससे आपका खर्च आराम से चल जाएगा, और उसके बाद आप अपना अलग बिजनेस सेटअप कर लो या फिर आप कहीं और जॉब कर सकते हो। तो दैट इज अ गुड करियर ऑप्शन फॉर ऑल दी ऑफिसर्स। लेकिन अब नए प्रपोजल में क्या होगा कि वो पेंशन जो है, मान लो 1.25 लाख रुपए के सैलरी से कोई रिटायर होता है तो अब उसको 60,000 रुपीज नहीं मिलने वाले हैं, अब उसको अप्रोक्सीमेटली 32-33,000 रुपीज मिलेंगे। तो डेफिनेटली पेंशन में कमी आएगी। तो ऑफिसर्स जो हैं उनका ये कहना है कि जब ज्यादातर प्रमोशंस केवल लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल तक होते हैं, उसके ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो ये रिटायरमेंट वाला ऑप्शन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला ऑप्शन कई लोग ले लेते हैं, और ये सही भी रहता है। इससे क्या होता है कि देश को भी फायदा होता है, देश को एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिलती है आर्मी के बाहर आकर, और वो देश की जीडीपी में ही योगदान देती है। और दूसरा क्या है कि अगर वो व्यक्ति लगातार आर्मी में ही रहेगा तो फिर वो फोर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर कोई कुंठित होकर, कोई नाराज होकर अगर सर्विस कर रहा है तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप अपने आसपास देखोगे कि जो मुझसे जूनियर थे या मेरे साथ के बैच के लोग थे, वो मुझसे 2 हायरार्की लेवल ऊपर जा चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक जा रहे हैं या फिर मेजर जनरल जा रहे हैं, और आपको उनके आदेश सुनने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिसग्रंटल्ड बिहेवियर होता है, और आर्मी वो बिल्कुल नहीं चाहती है ना। और ये जो रीजंस हैं ऑलरेडी एग्जाजरबेट करेंगे जो सुसाइड वाला ट्रेंड कई बार देखा जाता है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन डेफिनेटली आप हर साल देखेंगे कई घटनाएं ऐसी होगी। ऑलमोस्ट 100 आर्मी सोल्जर्स टेक देयर ओन लाइव्स एवरी ईयर। तो अगर 2 भी ले रहे हैं, 1 भी ले रहा है जवान, तो भी वो हमारे देश के लिए नुकसान है। लेकिन एवरेज अगर आप पिछले 4 साल का डेटा देखेंगे तो किसी साल 103 सुसाइड है, किसी साल 107 है, और किसी साल 95 है। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास सुसाइड्स हर साल देखी जा रही हैं। और इसके पीछे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली जवाब दिया था कि देखो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होते हैं, टफ एरियाज में फैमिली इश्यूज होते हैं, इतने दूर जवानों को रहना पड़ता है अपने घर से, तो ऑलरेडी कई सारे इश्यूज हैं। तो इसमें अब आर्मी ऑफिसर्स और जवान कह रहे हैं कि आप एक और मुद्दा क्यों ऐड करना चाह रहे हो। अब वैसा ऐसा नहीं है कि सरकार इस साइकोलॉजिकल इश्यूज को ट्रीट करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। एक मिलिट्री साइकेट्री ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया है INHS अश्विनी में, जो मुंबई में स्थित है, नेवी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर। उसके अलावा भी कई मेंटल हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं आर्मी के द्वारा, मुंबई, गोवा, कोची, वाइजैक, पोर्ट ब्लेयर और कारवाड़ में। पीरियोडिक वेलफेयर मीटिंग होती है पर्सनल के लिए, काउंसलर्स को हायर किया गया है, डिप्लॉय किया गया है यूनिट्स में, फील्ड एरियाज में काउंसलर्स हैं जो बात करते हैं जवानों से, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में अपडेट रखते हैं। तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रॉब्लम बरकरार है। तो इसीलिए अब इस तरह के मेजर्स इस प्रॉब्लम को एग्जाजरबेट ना कर दें, ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब फाइनली मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे देता हूं। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है उसको डिफेंस सेक्रेटरी हेड नहीं करता है, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ये वाला सी स्टेटमेंट गलत था। डीएमए को हेड किया जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा, जो एक न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है, 2 साल पहले ही बनाई गई है। जनरल बिपिन रावत जो है वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और इनकी ऑफिशियल पोजीशन क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो ये डीएमए का ही बेसिकली पूरा प्लान है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे डीएमए के बारे में पूछा था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, पाथफाइंडर यूपीएससी, या फिर मेरे महिपाल राठौड़ टेलीग्राम चैनल से भी आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।